हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका अध्याय नंबर 8 और जिसका नाम है गति। ये आपका फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान का चैप्टर है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका लगभग 5 अंक का है, यानी 5 मार्क्स आप इस चैप्टर से अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अर्जित तभी कर पाएंगे ना जब आप इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है गति। ओके, अध्याय 8 गति यानी मोशन। हम देखिए अपने दैनिक जीवन में कुछ वस्तुओं को देखते हैं कि वो विराम अवस्था में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गतिमान अवस्था में देखते हैं, मतलब जो चलते रहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह होता है शिराओं और धमनियों में, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो जब देखिए ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु गति में तभी होती है जब वो क्या करती है, समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, चेंज करती है। ओके, ऐसी कई अवस्थाएं होती हैं जिसमें गति के अस्तित्व में अप्रत्यक्ष साक्ष्य। जैसे कि हम हवा की गति का अनुमान कैसे लगाते हैं? धूल कण उड़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आपका हवा चल रही है, ठीक है। पेड़ की जो शाखाएं या पत्तियां जो हिलती डुलती हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ आपकी हवा बह रही है। सूर्योदय होता है, आपका सूर्यास्त होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। तो क्यों होता है? पृथ्वी की गति के कारण होता है। ओके, तो अगर ये सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए ऐसा लगेगा कि वो स्थिर है। ओके, जैसे बस के यात्री हैं, बस में बैठे हुए हैं तो सड़क के किनारे पेड़, उनको ऐसा लगेगा कि ये तो गतिमान है, तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं तेज गति से। लेकिन सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति जो उन बस के यात्रियों को देख रहा है ना, वो देखता है तो उसको लगता है कि जो यात्री को भी गति करते, बस तो गति कर ही रही है, साथ ही साथ यात्री भी जो है वो भी गति कर रहे हैं। हालांकि बस के अंदर बैठा हुआ जो एक यात्री अपने साथी यात्री यानी जो उसके बगल में बैठा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि ये तो गति कर ही नहीं रहा है, ये तो रेस्ट कर रहा है, मतलब विरामावस्था में है, ठीक है। तो ये अवलोकन का क्या संकेत करते हैं? देखिए, बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में, तो कुछ वस्तुएं क्या होती है, वृत्तीय पथ पे आपकी गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ कंपन करती हैं, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये सारी क्रियाएं एक साथ हों। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। ओके, और फिर हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और फिर ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे, और बाद में फिर हम चर्चा करेंगे वृत्तीय गति के बारे में। ओके, आपकी चलिए क्रियाकलाप है, आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में है, चर्चा करें। ये तो आपको पता ही होगा कि वो गति में है या विरामावस्था में। ओके, अगले क्रियाकलाप है, आपने कभी देखा है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई ऐसा लगता है गति कर रही है, जबकि वास्तव में हम विरामावस्था में हैं। इस बिंदु पर भी चर्चा करना है और अपने मित्रों के साथ अपने चर्चा करके विचारों का आदान प्रदान करना है। ओके, इसी तरह से देखिए, सोचें एवं करें। कभी कभी हमारे जो आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, जैसे कि आपकी गति अनिश्चित या अनियंत्रित हो, जैसे कि बाढ़ वाली नदी, तूफान, सुनामी, ये सब इनमें देखा गया है। दूसरी ओर जो नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकता है, जैसे कि पानी से बिजली का उत्पादन होता है। तो देखिए क्या होता है कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है। ओके, गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। तो देखिए इनमें से उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अब स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है।
तो इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन क्या है, निर्देश बिंदु है, यानी कि एक आपका फिक्स्ड पॉइंट है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु। हमें हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती। ओके, चलिए सरल रेखीय गति के बारे में जानते हैं। गति का सबसे जो साधारण प्रकार है वो है आपका सरल रेखीय गति। अच्छा, इसमें जैसे कि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। अच्छा, वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। अब माना कि अलग अलग क्षण आएंगे जिसमें जैसे A, B, C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं। पहले C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके बाद उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? देखिए, O से शुरुआत की थी, ठीक है, OA प्लस AC, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर आपका टोटल हो गया 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। अब किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल उनकी अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। अब देखिए इसमें क्या है, इस उदाहरण में के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, यानी जो उसका उसने O से शुरू किया था, उस O से उसकी जो अंतिम स्थिति है C, वहां तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की जो प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक जहां से उसने शुरुआत की, अंतिम जहां पे उसने खत्म किया, के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे कहते हैं वस्तु का विस्थापन। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? जैसे चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी, पूरी दूरी है 60 किलोमीटर और जो विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। अच्छा, अब देखिए O से A वो गया, फिर से B तक गति के दौरान तय की गई दूरी कितनी है? 60 प्लस 25 यानी 85 किलोमीटर, जबकि जो विस्थापन है, विस्थापन आपका क्या है? 35 किलोमीटर। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय हो गया, दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। दूरी और विस्थापन में अंतर है, ठीक है। अब देखिए, हम देखेंगे गति के दौरान विस्थापन का परिमाण 0 हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी 0 नहीं होगी। अच्छा देखिए, जैसे कि A से उसने शुरुआत की, फिर वो B गया, B से C गया, ठीक है। माना ये 10 किलोमीटर की दूरी थी, ये 5 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो C से वापस B में आया, ठीक है बच्चों। तो ये भी 5 किलोमीटर हो गया। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की? टोटल उसने दूरी तय की 10 प्लस 5 प्लस 5, 20 किलोमीटर। लेकिन उसका विस्थापन कितना रहा? विस्थापन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति तो उसकी A थी, लेकिन अंतिम स्थिति उसकी कितनी है? B, यानी विस्थापन कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब जैसे इसमें आपको दिया गया है कि विस्थापन का जो परिणाम है वो 0 हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं? जब आपने दूरी तय की है तो वो 0 कैसे हो सकती है? बट हाँ, विस्थापन 0 होगा, क्योंकि अगर आपने A से शुरुआत की, B पे गए, फिर C पे गए और C से वापस आप A पे आए, तो विस्थापन 0 है इस केस में, ठीक है। लेकिन जो दूरी है वो आपका 0 नहीं हो सकता। अगर हम मान लें कि वस्तु गति करते हुए फिर से O तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। इसका मतलब विस्थापन क्या है? 0। हालांकि इस यात्रा में जो तय की गई दूरी है, जो आपको 8.1 चित्र में दिया गया है, 8.1 चित्र में OA प्लस AO जो है आपका 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर है।
ठीक है, जैसे कि देखिए इस चित्र में आपका O पॉइंट जो 0 से शुरुआत हुई, C 25, B आपका 35 और A है आपका 60 किलोमीटर। तो देखिए दो भिन्न राशियों, विभिन्न भौतिक राशियों, दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। 1 मीटर स्केल, एक लंबी रस्सी आपको लेना है, बास्केटबॉल कोर्ट के कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे में होते हुए जाना है। आपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम को मापे। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए क्या करना है आपको, बास्केटबॉल का जो कोर्ट है एक कोने से दूसरे कोने तक आपने तक उसके किनारे से होते हुए जाना है। फिर आपने देखना है कि तय की गई दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। ओके बच्चों, अच्छा अगला क्रियाकलाप है जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करते हैं कि इन्होंने इतनी दूरी जो है वो तय कर ली है। इस यंत्र को कहते हैं ऑडोमीटर। जैसे एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली लाया जाता है तो ऑडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर है 1850 किलोमीटर। कि भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को आप ज्ञात करेंगे। ओके, प्रश्न है देखिए, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कोई भी जो वस्तु है जो कुछ दूरी तय कर रही है उसका विस्थापन जरूर 0 हो सकता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, देखिए कोई वस्तु है A पोजीशन पे थी, फिर वो B तक गई, B से C और फिर वापस A पे आ गया, तो इस केस में क्या होगा, विस्थापन आपका 0 होगा क्योंकि जो प्रारंभिक स्थिति थी और जो अंतिम स्थिति है वो आपकी क्या है, एक ही है। ठीक है, एक समान गति और असमान गति। माना कि जैसे एक वस्तु है एक सीधी रेखा पे चल रही है, माना पहले 1 सेकंड में उसने 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी की। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति हम कहते हैं। तो जैसे कि इस तरह की गति में क्या होता है, समय अंतराल जो होता है छोटा होना चाहिए। हम डेली अपने जीवन में क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जैसे कि आप भीड़ वाली सड़क पे जा रही है, आपकी कार है, ओके, पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति है, तो ये सब क्या है, असमान गति के ही तो उदाहरण है। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप देखते हैं। दो वस्तुएं A तथा B की गति से संबंधित आंकड़ों की सारणी आपको यहाँ पे दी गई है और ध्यान से देख के बताना है कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान है। देखिए 9:30 बजे समय वस्तु A के द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर, फिर 9:45 पे 20 मीटर, फिर 10 बजे 30 मीटर, फिर 10:15 पे 40 मीटर। अब देखिए ये वस्तु A द्वारा की गई है, समय अंतराल है आपके पास 15 मिनट का, दूरी जो है कितनी है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक समान है इनकी गति। लेकिन अगर आप अगले वाले को देखेंगे तो देखिए समय तो आपका 15-15 मिनट का गैप है, लेकिन क्या दूरी जो है अगर आप इनका अंतर निकालते हैं तो क्या वो एक समान आता है। देखिए 19 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे 7 आएगा, 23 में से अगर आप 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये एक समान नहीं है, ये समान गति से चल रहा है, जबकि ये वस्तु B जो है वो समान गति से नहीं चल रहा है। ओके, अच्छा आगे भी आपको दिया गया था, ठीक है, जो कि ये तो समान ही और ये असमान है। तो गति की दर का मापन हम कैसे करते हैं, गति की दर को हम कैसे मापते हैं। देखिए आपको 8.2 में दी गई स्थिति को देखें, चित्र 8.21 में यदि गेंद की गति है 143 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका अर्थ क्या है,
और चित्र 8.2b में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? देखिए आपको दो चित्र दिए गए हैं, है ना। इसमें देखिए बॉल की गति दी गई है और दूसरा इसमें देखिए साइन बोर्ड आपको दिया गया है। ये देखिए निर्धारित चाल इतना इस कार के, और इसमें आपको दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं क्या करती हैं, अपना अलग अलग समय लेती हैं। कोई भी एक समय से तो नहीं चलेगा, तो इनमें से कुछ तेज चलती हैं, कुछ धीमे चलती हैं। तो वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग में उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। ठीक है, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। तो अब चाल का दूसरा मात्रक क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये ओके, और किलोमीटर प्रति घंटा। तो वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, और यह जरूरी नहीं है कि वस्तु की जो गति है वो नियत हो। ज्यादातर अवस्थाओं में क्या होता है कि वस्तुएं असमान गति में होती हैं, इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि को भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। यानी कि औसत चाल अगर आपको निकालना है तो तय की गई कुल दूरी, मतलब टोटल दूरी कितनी तय की और कुल कितना समय लगा। यदि अगर कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? देखिए ये है आपके पास फॉर्मूला v = s/t। तो इसको अगर हम उदाहरण के जरिए समझते हैं, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसकी औसत चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी, ये संभव ही नहीं है। तो कुछ समय इससे अधिक तो कुछ समय कम चाल से चली होगी, लेकिन जो औसत आया है ना, औसत चाल, वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उदाहरण 8.1 देखते हैं। देखिए एक वस्तु 16 मीटर की दूरी तय करती है 4 सेकंड में। ठीक है, फिर से 16 मीटर की दूरी तय की 2 सेकंड में। अब औसत चाल क्या है? औसत चाल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय की और उसके बाद कितना उसमें समय लगा। तो देखिए टोटल दूरी है आपके पास 16 किलोमीटर, 16 मीटर और 16 मीटर। तो 16 मीटर और 16 मीटर हो गया आपका 32 मीटर। और टोटल समय कितना लिया गया? देखिए पहला 16 मीटर तय करने के लिए 4 सेकंड का समय लगा, दूसरा 16 मीटर की दूरी तय करने के लिए 2 सेकंड लगा, यानी कि 4 सेकंड और 2 सेकंड आपका हो गया 6 सेकंड। ओके बच्चों, अब औसत चाल क्या होता है आपका? तय की गई दूरी जो आपका है 32 मीटर और लिया गया समय 6 सेकंड। तो देखिए यहां से आपकी जो औसत चाल आई वो ये है 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। ठीक है, वेग। अतः एक निश्चित दिशा में, अगर एक निश्चित दिशा में चाल है तो हम उसे कहते हैं वेग। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। ठीक है, और ये वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। तो जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति को दर के परिमाप की औसत वेग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। अगर वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है, जो है औसत वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग अपॉन 2। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग को हम u, जो आपका स्मॉल u होता है, उससे दर्शाते हैं। अंतिम वेग को हम दर्शाते हैं v से, v फॉर वैन। और ये जो है VAV औसत वेग है,
u है प्रारंभिक वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग। चाल तथा वेग दोनों का जो मात्रक है वो सेम होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए क्रियाकलाप में देखिए, अपने घर से बस स्टॉप का या स्कूल जाने में लगे समय को आपने मापना है। यदि आप मान लें आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप अपने घर से बस स्टॉप का या स्कूल की दूरी का आपको आकलन करना है। ओके, और दूसरा क्या है, देखिए दूसरी क्रियाकलाप, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके कुछ देर के बाद आपको वो साउंड सुनाई देती है, मतलब बादल के जो गरजने की ध्वनि है वो आप तक पहुंचती है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके बीच के जो समय अंतराल है को एक डिजिटल आपकी जो कलाई घड़ी होती है या स्टॉप वॉच से आप माप सकते हैं। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन करना है। अच्छा, वायु में ध्वनि की चाल जो है वो है 346 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अब प्रश्न है, देखिए चाल एवं वेग में अंतर आपको बताना है। अभी आपको वेग के बारे में बताया है ना, चाल के बारे में जो समझाया, इनके बीच का आपको अंतर लिखना है। ओके बच्चों, चलिए उदाहरण देखते हैं अगला 8.2। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो उसमें 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2000 जब हमने शुरू किया था और जब वो यात्रा खत्म हुई तो 2400। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना। अच्छा देखिए, कार ने कितनी दूरी तय की, देखिए उसने शुरुआत की थी 2000 किलोमीटर से, ओडोमीटर में जो रीडिंग आई थी, और जो अंतिम जो रीडिंग आई थी 2400 किलोमीटर। तो देखिए तय की गई दूरी आपकी क्या होगी, 2400 में से आप 2000 किलोमीटर को माइनस करेंगे, है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल तय की गई दूरी है वो 400 किलोमीटर है और समय आपको बता ही दिया गया है कि 8 घंटे। अब निकालना क्या है, औसत चाल। फॉर्मूला क्या है आपके पास, औसत चाल का कार के द्वारा तय की गई दूरी अपॉन टाइम, तो 400 अपॉन 8 आपका आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें क्या आएगा, देखिए 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर होते हैं, सभी जानते हैं। हमने पिछली छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा था। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो अब देखिए ये आपका दिया गया है किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3600 सेकेंड्स कैसे आ गए, देखिए 1 घंटे में आपके होते हैं, 1 घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ओके, और 1 मिनट में आपके कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यानी कि 1 घंटे में आपके कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकेंड। ओके बच्चों, इसीलिए यहाँ पे 3600 सेकेंड से डिवाइड किया गया है। और उसके बाद आपका आएगा औसत चाल जो है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में, और 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, उदाहरण 8.3। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे, किस तरह से करेंगे। 1 मिनट में उषा ने कितनी दूरी तय की, 180 मीटर में, लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ, 0 मीटर। क्यों, क्योंकि उसने जहां से शुरुआत की थी वो वहीं वापस आ गई, इसीलिए उसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो औसत चाल क्या है, दूरी जो उसने तय की अपॉन जो उसने टाइम लिया। तो दूरी थी 180 मीटर, टाइम कितना था, 1 मिनट। मिनट को हम लिखेंगे सेकंड में, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हम ये 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हमें एक और चीज इसमें निकालनी है जो है आपका औसत वेग।
औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन में लिया गया कुल समय। अब लेकिन उसका विस्थापन कितना है, 0 है, ठीक है, क्योंकि जहां से उसने शुरुआत की थी वो वहीं वापस आई, इसलिए विस्थापन 0 है। अब 0 को जब आप डिवाइड करेंगे 60 से तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। इसलिए उषा की औसत चाल तो 3 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन उसका औसत वेग क्या है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है वेग में परिवर्तन की दर। किसी भी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। हालांकि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एक और विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक दूसरे भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। ओके, त्वरण जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। यानी कि त्वरण आपका क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्राथमिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण क्या होगा। देखिए, त्वरण को हम a से दर्शाते हैं, त्वरण का फॉर्मूला याद रखिएगा v माइनस u अपॉन में t। ओके, तो इस प्रकार गति को त्वरित कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, लेकिन अगर वो वेग के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में है तो उसे हम ऋणात्मक लेंगे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन में लेंगे। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एक वस्तु माना आपने सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल के समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर अगर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है, यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, उदाहरण के लिए जैसे एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए जो समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारी गतियां हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि गति की दिशा में त्वरण है, ठीक है, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है, एक समान त्वरण है और असमान त्वरण है। तो इन सभी के एक एक उदाहरण आपने देने हैं। तो बच्चों, हमने अभी ये आधा अध्याय पढ़ा है और आधा हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसका अभ्यास करते रहिए।